जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में गर्मी और बारिश का संगम, पटना IMD ने जारी किया 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत। AC एक्सप्रेस में पानी नहीं, यात्री हुए परेशान, गर्मी बढ़ने के साथ ही ट्रेनों में खिल्लत। पोलाची केस में 9 दोषियों को मरने तक जेल। कप्तानी नहीं मिली, टीम के माहौल से भी नाखुश विराट कोहली। अजय तिवारी अपहरण कांड का सामने आया सच। अब खबरें विस्तार से। बिहार में गर्मी और बारिश का संगम, पटना IMD ने जारी किया 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। कुछ जगहों पर भीषण गर्मी पड़ रही है तो कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के लोगों को गर्मी से सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना है। राजधानी पटना में गर्मी से लोग परेशान हैं। दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा है। दरअसल बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कहीं गर्मी से लोग बेहाल हैं तो कहीं बारिश से राहत मिली। पटना में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने दक्षिण बिहार के लोगों को चेतावनी दी है कि उन्हें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर 33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, छपरा, सीवान और वैशाली जैसे दक्षिण बिहार के जिलों में तेज गर्मी के साथ साथ बिजली गिरने और आंधी तूफान का खतरा बना हुआ है। मंगलवार को पछुआ हवाओं के कारण राज्य में नमी थोड़ी कम हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हालांकि अगले 3-4 दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मंगलवार को गोपालगंज में हवा की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई। पूरे राज्य में कम से कम तापमान में गिरावट आई है, जबकि अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़ा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत, शांति की आस। रूस और यूक्रेन पिछले 3 साल में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत के इतने करीब कभी नहीं पहुंचे। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले तुर्की के इस्तांबुल में गुरुवार को जब दोनों देश आमने सामने होंगे तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस लड़ाई को रुकवाने के लिए कोई हल निकल आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दौरान तुर्की में मौजूद रहने के संकेत दिए हैं, जो सकारात्मक कहा जा सकता है। इस बार उम्मीद ज्यादा इसलिए है क्योंकि मुलाकात का प्रस्ताव रूस की तरफ से आया है। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी ने रूस के सामने 30 दिनों के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था। मॉस्को ने इसे तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन कहा कि वह सीधी बातचीत के लिए तैयार है। रूस और यूक्रेन अगर इस स्थिति तक पहुंचे हैं तो इसमें ट्रंप की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभालने के पहले से ही उन्होंने युद्ध रुकवाने की बात कहनी शुरू कर दी थी। यूक्रेन को लेकर ट्रंप और उनके डेप्यूटी डेडी वेस के रवैये की आलोचना के बावजूद ये मानना होगा कि अमेरिका ने हिचक तोड़कर रूस से सीधी बात की। उसने सभी पक्षों पर लड़ाई रोकने का दबाव बनाया है। इसी सीधी मुलाकात के लिए भी जब रूस की तरफ से प्रस्ताव आया तो ट्रंप ने यूक्रेन को सुझाव दिया कि उसे तुरंत इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यूरोप चाहता था कि सीजफायर स्वीकार न करने की स्थिति में रूस पर नए प्रतिबंध लगाए जाए और अमेरिका इसमें साथ दे। जब यूक्रेन से ट्रंप नाराज हो गए थे तब भी यूरोप इसके साथ खड़ा रहा। ऐसे में बातचीत भले आमने सामने की हो, लेकिन इसमें यूरोप का पहलू जरूर शामिल होगा। उम्मीद बहुत है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम तभी मिलेगा जब रूस यूक्रेन समझौतों को लेकर प्रतिबद्धता दिखाए। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के 4 दिन बाद ही शांति को लेकर कोशिशों की गई थी। बाद में इस्तांबुल में ही एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन कई मुद्दों पर बात नहीं बन पाई। दोनों देश अपनी जगह अड़े रहे। 3 साल बाद स्थितियां काफी बदल चुकी है और दुनिया आशा कर रही है कि दोनों पक्ष शांति से राह पर आगे चले। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AC एक्सप्रेस में पानी नहीं, यात्री हुए परेशान, गर्मी बढ़ने के साथ ही ट्रेनों में खिल्लत, टॉयलेट तक सूखे। गर्मी के साथ ही ट्रेनों में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है।
12430 एसी एक्सप्रेस में 12 मई को सफर कर रहे देवेश कुमार ने पानी नहीं आने की शिकायत दर्ज करवाई। यात्री के अनुसार कोच नंबर A5 में 21 नंबर सीट पर सफर कर रहे थे। ट्रेन दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई, लेकिन टॉयलेट तक में पानी नहीं आया। इससे सभी यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली 12429 एसी एक्सप्रेस के कोच A6 में कूलिंग नहीं होने की शिकायत हुई है। हालांकि रेलवे को कहना है कि शिकायत पर कर्मचारी भेजे गए थे। कोच का तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस था। इसी प्रकार 15667 कामा संख्या एक्सप्रेस के कोच नंबर S2 में कूलिंग की दिक्कत रही। यात्रियों का आरोप है कि अटेंडेंट ने शिकायत पर ध्यान तक नहीं दिया। 64282 लखनऊ सुल्तानापुर मैसेंजर में भी पानी नहीं होने के टॉयलेट भी गंदगी की शिकायत हुई है। 15076 त्रिवेणी एक्सप्रेस व 15010 मैलानी एक्सप्रेस में अनधिकृत प्रवेश की शिकायतें हुई है। रेल यात्रियों ने खाने की भी शिकायत की है। पद्मावत एक्सप्रेस में सफर करने वाले अभय कुमार ने खराब खाने की शिकायत की है। उनका दावा है कि खाना 2 दिन पुराना है, उसमें से बदबू आ रही है और खट्टा है। वहीं चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्री आकाश पटेल की शिकायत है कि रेल नीर 1 लीटर पानी वेंडलर खुलेआम 20 रुपए में बेच रहे, जबकि बोतल पर 15 रुपए का रेट है। रेलवे प्रशासन ने जांच करने की बात कही है। इसके अलावा जनता एक्सप्रेस में यात्रियों की मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि रेलवे ने ऐसी किसी शिकायत से इनकार किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोलाची केस में 9 दोषियों को मरने तक जेल। जाने क्या था तमिलनाडु समेत पूरे देश को हिला देने वाला ये केस। पोलाची यौन उत्पीड़न और जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार सभी 9 दोषियों को 6 साल बाद मंगलवार को महिला कोर्ट ने मौत तक उम्र कैद की सजा सुनाई। जज नंदिनी देवी ने ऑटो रेप पीड़िताओं को 85 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। दोषियों में के तिरुनाउकारुसु भी है, जो AIADMK का पूर्व नेता है। केस के नाम आने के बाद पार्टी ने उसे निकाल दिया था। CBI के विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र मोहन ने बताया कि सभी 9 आरोपियों को मौत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले की जांच CBI ने की थी। मामले की गूंज तमिलनाडु विधानसभा में भी सुनाई दी थी। उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की 1 से 5 तक अलग अलग सजा सुनाई गई। अधिकतर पीड़िताएं कॉलेज छात्राएं थी और यह घटना 2019 में तब सामने आई जब एक पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गिरफ्तार लोगों पर अपने क्रूर कृत्यों के वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया गया। राज्य की राजधानी चेन्नई से लगभग 550 किलोमीटर दूर पश्चिमी तमिलनाडु के इस शहर में हुई इस घटना से राज्य में आक्रोश फैल गया था। शुरुआत में मामले की जांच स्थानीय पुलिस ने की, लेकिन बाद में इसे अपराध जांच विभाग की अपराध शाखा को सौंप दिया। मामले को 2019 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 48 गवाहों से पूछताछ की और उनमें से कोई भी अपने बयान से पलटा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ने आरोपों को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वे वैज्ञानिक आधार पर पुष्टि थे। इधर अदालत के फैसले के बाद कट्टर प्रतिद्वंदी द्रविड़ मुन्नेर कषगम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम ने अपने अपने शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री MK स्टालिन और विपक्ष के नेता EK पलानीस्वामी दोनों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन इस मामले पर दोनों के बीच तकरार भी हुई। सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में स्टालिन ने कहा कि AIADFK में जिन लोगों ने दोषियों को बचाने की कोशिश की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कप्तानी नहीं मिली टीम के माहौल से भी नाखुश। विराट कोहली ने यूं ही नहीं लिया संन्यास का फैसला। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। सोमवार को उन्होंने ये फैसला लिया। कई लोग हैरान थे, लेकिन कुछ लोगों को पहले से ही इसकी जानकारी थी। एक नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होने वाली थी। विराट जानते थे कि अगर टीम को बेहतर करना है तो कुछ बदलाव करने होंगे। खबरों के अनुसार विराट कप्तानी में वापसी करके टीम को आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन BCCI की कुछ और ही योजना थी। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार विराट को बताया गया था कि कप्तानी किसी युवा खिलाड़ी को दी जाएंगी, इसलिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया। वह खुद को बेहतर बनाने के लिए एक नए अवसर चाहते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें
उन्हें मौजूदा मैनेजमेंट से वह आज़ादी, माहौल और सकारात्मकता नहीं मिल रही थी जो उन्हें चाहिए थी। पहले की टीम के माहौल और अब के माहौल में काफ़ी अंतर था। विराट कोहली पिछले 3 सालों से अच्छी फॉर्म में नहीं थे। उनका औसत सिर्फ 32 का था। 36 साल से विराट अब एक नई चुनौती चाहते थे। इसके बिना उनके लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना मुश्किल हो रहा था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि विराट ने संन्यास लेने से पहले रवि शास्त्री से बात की थी। रवि शास्त्री पहले भारतीय टीम के कोच थे और विराट के अच्छे दोस्त हैं। विराट ने बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह से भी बात की थी, लेकिन यह नहीं पता कि उनकी बात कितनी आगे बढ़ पाई। विराट और राजीव शुक्ला के बीच एक मीटिंग होने वाली थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों के कारण यह मीटिंग नहीं हो पाई। विराट ने सीनियर टीम के मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर से फोन पर कम से कम 2 बार बात की थी, लेकिन इन बातों से भी विराट का फैसला नहीं बदला। अगर बीसीसीआई इंग्लैंड सीरीज के बाद बदलाव करता है तो विराट और रोहित दोनों को 5 मैचों की सीरीज के बाद विदाई लेनी पड़ती, लेकिन बोर्ड नए टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत एक निश्चित योजना के साथ करना चाहता था, इसलिए फैसला लेना जरूरी था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अजय तिवारी अपहरण कांड का सामने आया सच, राजनीतिक दलों ने मचाया था बवाल, खुद बयां की सच्चाई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अजय तिवारी के कथित अपहरण का मामला स्थानीय स्तर पर सनसनी मचा दी थी। अब एक नाटकीय मोड़ के साथ सामने आया है। 13 दिन बाद अजय तिवारी खुद अपने घर लौट आए और दावा किया कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए थे। इस घटना ने न केवल पुलिस प्रशासन को सकते में डाल दिया, बल्कि कई राजनीतिक नेताओं को भी इस मामले में सक्रिय कर दिया था। 3-4 मई 2025 की रात बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र के घोसोती गांव में अजय तिवारी के कथित अपहरण की खबर ने हड़कंप मचा दिया। बताया गया कि 15-20 हथियारबंद बदमाशों ने जो बाइकों और एक 4 व्हीलर वाहन में सवार थे, अजय तिवारी के घर पर धावा बोला और उन्हें अगवा कर लिया। इस दौरान बदमाशों ने अजय की पत्नी, बेटे और बेटी के साथ मारपीट भी की। परिजनों ने दावा किया कि यह अपहरण एक पुराने मुकदमे के समझौता करने के दबाव के चलते किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने घटनास्थल का दौरा कर विशेष जांच दल गठित किया। इस मामले ने स्थानीय स्तर पर इतना तूल पकड़ा कि कई राजनीतिक नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर भी इस घटना को लेकर गर्मा-गर्म बहस छिड़ गई, जहां कुछ लोगों ने इसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे से जोड़कर देखा। अजय ने बताया कि वह पैदल ही खेतों और गंगा के किनारे किनारे चलते हुए बलिया से चंदौली के जमनिया बॉर्डर तक पहुंच गए। 11 मई को उन्हें परिवार की चिंता सताने लगी, जिसके बाद उन्होंने जमनिया से ट्रेन पकड़कर बक्सर पहुंचे, वहां से ऑटो लेकर बलिया लौट आए। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि अजय तिवारी के बयानों की सत्यता की जांच की जा रही है और उनके बयानों का साक्ष्यों के साथ मिलान किया जा रहा है। इसके साथ ही अजय तिवारी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनके इस कदम से पुलिस और प्रशासन का समय और संसाधन बर्बाद हुआ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17 साल पुराना निवेश बेचने की तैयारी में रिलायंस, 500 करोड़ लगाए और अब मिलेंगे 11,141 करोड़। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एशियन पेंट्स में अपनी 4.9% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार कंपनी 17 साल पहले किए गए निवेश से अब बाहर निकलना चाहती है। मुकेश अंबानी की कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय किया जब पेंट सेक्टर मार्जिन के दबाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। भारत का पेंट बाजार $9 बिलियन का है। इस बाजार में कई नई कंपनियां एशियन पेंट को नंबर 1 के स्थान से हटाने की कोशिश कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस ने इस सौदे को करने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका को नियुक्त किया है। BOFA के यहाँ कई ब्लॉक डील के माध्यम से इस लेन देन का प्रबंधन करेगा। हालांकि ऑफर मौजूदा बाजार मूल्य से 6-7% कम पर है। पिछले 24 घंटे में कई अन्य इन्वेस्टमेंट बैंक और ब्रोकर भी खरीदारों की तलाश में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को एशियन पेंट्स का शेयर 2,323 रुपये पर बंद हुआ था। इस कीमत पर 4.9% हिस्सेदारी में बेचने पर रिलायंस को 11,141 करोड़ रुपए मिलेंगे। एशियन पेंट्स के शेयरों में बुधवार को गिरावट दिख रही है। BSE पर कंपनी का शेयर सुबह 9.48 बजे 1.4% गिरावट के साथ
2395 अंक पर ट्रेड कर रहा था। एलारा सिक्योरिटीज के अनुसार एशियन पेंट्स की बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 25 में 59 से घटकर 52% हो गई है। डिविडेंड को मिलाकर मौजूदा बाजार मूल्य पर रिलायंस को अपने निवेश पर 24 गुना रिटर्न्स मिलेगा। एशियन पेंट्स की डेकोरेटिव पेंट्स में 44% बाजार हिस्सेदारी है। यह एशिया में दूसरी सबसे बड़ी और विश्व स्तर पर 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी की वार्षिक घरेलू डेकोरेटिव पेंट क्षमता 1.85 मिलियन किलोलीटर है। यह 60 से अधिक देशों में उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करती है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।